जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान के भाग संख्या 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। आइए आज हम समझते हैं कि इस अखंड भारत का विभाजन कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, क्या है सीरियल रेड क्लिफ लाइन और क्या है जीरो लाइन। आइए हम इसको विस्तार में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत एक अखंड भारत था जो पश्चिम में अफगानिस्तान से शुरू होकर पूरब में बर्मा तक जाता था। इस अखंड भारत का विभाजन कैसे हुआ, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, इस अखंड भारत में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल था तो वो था भारत के लोगों का। जैसे जैसे भारत का लोगों के अंदर फूट पड़ता गया, वैसे वैसे इस अखंड भारत का विभाजन होता गया। हम लोगों के अंदर आपसी समन्वय नहीं था, इसका फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया। भारत का विभाजन का पहला चरण कुछ इस प्रकार से है। ये एरिया अफगानिस्तान का था। मेनली ये एरिया पहाड़ी क्षेत्र था, इसका कोई औचित्य उस समय नहीं था। तो अंग्रेजों ने इसके बीच में एक रेखा खींच दिया। इस रेखा को 1893 में खींचा गया। इस रेखा को डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। यह रेखा उस समय अफगानिस्तान और भारत को अलग करती थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और भारत सब एक ही में थे। लेकिन यह रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। ध्यान देने योग्य बातें यह है, एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है कि यह डूरंड रेखा किन किन दो देशों को अलग करती है। तो ऊपर से आपका हो जाएगा अफगानिस्तान और ये हो जाएगा पाकिस्तान। इस अखंड भारत का दूसरा विभाजन 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया है। ये वाला एरिया था आपका बर्मा का, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे अलग कर दिया गया। 1947 में पाकिस्तान को भी अलग कर दिया गया। पाकिस्तान का विभाजन कुछ इस प्रकार से होना था कि मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र को पाकिस्तान बना देना था। जैसे इस वाले एरिया को आपको पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया और इस एरिया को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बना दिया गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने का कार्य सीरियल रेडक्लिफ को दिया गया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए विभाजन कुछ इस प्रकार से किया था कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का मैप लिया और एक मेज पर रखा और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन करना है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ऐसे जितने पुलिस स्टेशन थे उसको ट्रिक किया और इसको मिला दिया और कहा कि ये पाकिस्तान और ये आपका हो जाएगा इंडिया। फिर लोगों ने कहा इसको भी करना है, कहा कोई दिक्कत नहीं है। जितना पुलिस स्टेशन था उसको ट्रिक किया और ऐसे मिला दिया। इसने कहा ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये हो जाएगा आपका पूर्वी पाकिस्तान। इसीलिए इस रेखा को सीरियल रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है कि पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाला लाइन को क्या बोलते हैं, तो सीरियल रेड क्लिफ लाइन। इसको वर्तमान में हम LFC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाला रेखा को हम जीरो रेखा के नाम से जानते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत का निर्माण करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत 552 से अधिक देशी रियासतों में बटी हुई थी। क्या होता है ये देशी रियासत, आइए उसको समझते हैं। देखिए, ये आपका हो जाएगा भारत। मेनली अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार नहीं किया था। अंग्रेजों ने कब्जा उसी क्षेत्र पर किया था, जैसे मान लीजिए जैसे ये दिख रहा है, सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों पर ही अंग्रेजों ने शासन किया था। बाकी अन्य सभी क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अपने कुछ चमचे को बैठा दिए थे। उन चमचों को देशी रियासत के नाम से जाना जाता था, जिनकी संख्या भारत में 552 थी। उन देशी रियासतों को एक करने का कार्य सरदार पटेल, VP मेनन, जो उस समय के IAS अधिकारी थे, और माउंटबेटन को दिया गया था। इन लोगों ने इन देशी रियासतों का विलय कर दिया, लेकिन कुछ रियासत थी जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। आइए समझते हैं उन 3 देशी रियासतों को जो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी। पहला आपका हो जाएगा हैदराबाद। ये वाला एरिया आपका हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने वहाँ पर पुलिस के वर्दी में सेना को भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत का अंग बना लिया गया। हैदराबाद का विलय भारत में कर दिया गया। अगला आता है आपका जूनागढ़। ये वाला एरिया आ जाएगा आपका जूनागढ़। जूनागढ़ का एक देशी रियासत था। देखिए, जूनागढ़ की जो अधिकतर जनसंख्या थी वह हिंदू थी,
लेकिन यहाँ के राजा थे वो मुस्लिम थे। वे पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने वहाँ पर जनमत संग्रह करा दिया, वोटिंग करा के उसे भी भारत में विलय करा दिया। अगला आता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का मामला कुछ अलग है। जम्मू कश्मीर की जो अधिकतर जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी, लेकिन यहाँ के राजा हिंदू थे, राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, तभी जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने कुछ घुसपैठी किया, अपने कुछ सेना को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। तब राजा और भयंकर वहाँ पर अफरा तफरी मचा दिया। राजा हरि सिंह इस बात को देखकर घबरा गए कि भैया हम तो एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, अगर ऐसे ही चला तो हम तो अपने परिवार तक को भी नहीं बचा सकते हैं। और राजा हरि सिंह नेहरू जी के पास आए और बोले, महाराज नेहरू जी हमको बचा लीजिए। नेहरू जी ने कहा, जाइए सरदार पटेल से मिलिए। उन्होंने सरदार पटेल से कहा, महाराज सरदार पटेल आप हमको बचा लीजिए। सरदार पटेल ने कहा, भाई तुम तो एक देश बनाना चाहते थे, जाओ देश बनाओ, हमें क्या पड़ी है तुम्हारी सहायता करने से। तो उन्होंने कहा, महाराज आप हमें बचा लीजिए, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। सरदार पटेल ने कहा, ये न हुई बात, और कहा कि तुम भारत में मिल जाओ। और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना लिया। जब तक भारत की सेना यहाँ पहुँचती तब तक पाकिस्तान के आर्मियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसका वर्तमान स्वरूप POK देखने को मिलता है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में पाकिस्तान के सेनाओं ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था। उस समय भारतीय सेना के ब्रिगेडियर उस्मान थे। ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा था कि जब तक हम पाकिस्तानी सेना को वापस पाकिस्तान नहीं लौटा देते तब तक हम जमीन पर सोएंगे। इसीलिए ब्रिगेडियर उस्मानी को नौसेरा का शेर कहा जाता है। इस प्रकार सरदार पटेल, VP मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने इन 552 रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण कर दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी 1950 का वो दिन आता है जिस समय भारतीय संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान को जब लागू किया गया तो उसमें राज्यों का 4 कैटेगरी में बांट दिया गया, कैटेगरी A, B, C और D में। कैटेगरी A में उन राज्यों का रखा गया जिसमें अंग्रेज शासन किया था। कैटेगरी B में उन राज्यों का रखा गया जिसमें देसी रियासतों का शासन था। कैटेगरी C में उन क्षेत्रों को रखा गया जिन क्षेत्रों पर मेनली अंग्रेजों ने शासन किया था। जैसे अजमेर को ले लीजिए, अंग्रेजों ने सिर्फ अजमेर पर शासन किया था, उसके आसपास के क्षेत्र पर नहीं किया था। और कैटेगरी D में यूनियन टेरिटरी यानी कि अंडमान निकोबार को रखा गया था। आइए समझते हैं। देखिए, इस प्रकार शासन को चलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही थी। शासन को चलाने में कठिनाइयाँ न आए इसके लिए कुछ आयोग का गठन किया गया। उसमें पहला आयोग था SK धर आयोग। SK धर आयोग, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का नाम SK था, SK धर था। उन्हीं के नाम के आधार पर SK धर आयोग का गठन किया गया और उनसे कहा गया कि हम राज्यों का गठन भाषाई आधार पर करना चाहते हैं। जैसे पंजाबी बोलने वालों को पंजाब राज्य बना दिया जाए, गुजराती बोलने वालों को गुजरात बना दिया जाए, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन SK धर ने कहा यह ठीक नहीं होगा, अतः SK धर ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध कर दिया। उसके बाद ही 1948 में ही एक और अलग से समिति बनाई गई, JVP समिति। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का पुरजोर विरोध किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ये वाला एरिया था मद्रास का। मद्रास उस समय बहुत बड़ा था। मद्रास में एक बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति ने जन्म लिया जिसका नाम पेट्टू श्री रामलू था। पेट्टू श्री रामलू का कहना था कि हम लोगों को, तेलुगु बोलने वाले लोगों को एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश चाहिए। सरकार हर एक काम को कमीशन के सिफारिश पर ही करती है। अब देखिए, पेट्टू श्री रामलू का कहना था कि हम तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बना दीजिए। तो सरकार ने क्योंकि दो कमीशन ने मना कर दिया कि आप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं,
अतः सरकार ने इनके बातों को इग्नोर कर दिया। यह बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे और तेलुगु भाषा के अलग राज्य की मांग करते हुए ये 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गए और 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया नेहरू जी का, और लोगों ने कहा यह नेहरू तो डलहौजी से खतरनाक है। नेहरू जी ने इस बात को दबाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मामला दबी नहीं, बल्कि जैसे जैसे दिन बीतता था वैसे वैसे लोगों का विरोध भी बढ़ता गया। प्रतिदिन लोग भूख हड़ताल पर बैठते गए। नेहरू जी ने जब इस बात को देखा कि यह तो सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, तब तो इनकी सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तब नेहरू जी ने बहुत पछतावा करके न चाहते हुए भी 10 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है। पहला, भाषाई आधार पर गठन होने वाले पहला आयोग कौन था? तो एसके धर आयोग था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनते ही अन्य राज्यों ने भी अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। जिसको गुजरात आता था, जिसको गुजराती आता था वो गुजरात की मांग करता, जिसको पंजाबी आता था वो पंजाब की मांग करने लगा। नेहरू जी ने सोचा कि यार एक को खुश करने में तो सब चौपट हो गया। नेहरू जी इस बात से चिंतित हो गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज उस समय सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह मांगी। सुप्रीम कोर्ट के जज उस समय थे खान बहादुर सर सैयद फजल अली, जिन्हें हम फजल अली के नाम से जानते हैं। इनके नाम पर ही फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। इसमें 3 सदस्य थे, एक फजल अली और 2 अन्य थे। फजल अली का गठन 1953 में किया गया, परंतु इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो 1956 में दिया था। फजल अली से कहा गया कि आप ही बताएं देश का भविष्य किसमें ठीक रहेगा, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाए या क्षेत्र के आधार पर किया जाए? तो फजल अली ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही किया जाना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा संविधान नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे भाषा न आता हो वो अन्य राज्य में न रह सकता हो। जैसे मान लीजिए हमको गुजराती नहीं आता है, तो क्या हम गुजरात में नहीं रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। तो फजल अली ने कहा कि हर प्रत्येक व्यक्ति कोई भी राज्य में रह सकता है, भले से उसे उस राज्य की भाषा आती हो या न आती हो। आज भी देखेंगे हर राज्य में हर राज्य के व्यक्ति पाए जाते हैं। इस तरह भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उस समय भारत में 14 राज्य बनाए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाए जाएंगे। अगला जो दिक्कत आता है वो पंजाब के साथ आता है। पंजाब में राज्यों को अलग करने की मांग चल रही थी। इसके लिए देखिए, पंजाब का पुराना नाम क्या था? पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पंजाब का पुराना नाम था। तो पंजाब के पुनर्गठन के लिए शाह आयोग का सिफारिश किया गया। शाह आयोग का सिफारिश 1966 में किया गया। इस सिफारिश के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। पंजाब राज्य का पुनर्गठन कुछ इस प्रकार से किया गया। यह आपका मान लीजिए पंजाब का मेनली जो ऊपर क्षेत्र था, जिस पहाड़ वाला जो क्षेत्र था यानी हिमालय वाला, उसको बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। और पंजाब का जो नीचे का क्षेत्र था जिसमें मेनली हिंदी बोला जाता था, यानी कि हिंदी बोलने वालों को बना दिया गया हरियाणा। पंजाब का जो पश्चिमी क्षेत्र था जिसमें मेनली पंजाबी बोला जाता था, तो उसको बना दिया गया पंजाब। और जो ये बीच का कॉमन वाला एरिया था उसको यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो इन सब की राजधानी यानी कि चंडीगढ़ है। और कहा गया कि इस केंद्र शासित प्रदेश में किसी का अधिकार नहीं होगा सिवाय राष्ट्रपति को छोड़कर। इस प्रकार हमने भाग संख्या 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक देख लिया। हमने देख लिया कि अखंड भारत का विभाजन कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, क्या होता है फजल अली आयोग, इन सब को हमने खत्म कर दिया। अब पढ़ेंगे हम भाग संख्या 2, जिसमें नागरिकता की चर्चा किया गया है। आखिर नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, क्या है CAA, क्या है NRC,
क्या किसी विदेशी को नागरिकता मिल सकती है? आखिर नागरिकता देगा तो कौन देगा, और नागरिकता कैसे उसे दी जा सकती है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।